एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड अप्रेजल। सबसे पहले समझेंगे एनवायरमेंट होता क्या है। कीथ डेविस ने डिफाइन किया है, एनवायरमेंट एक बिजनेस का जो होता है वो होता है एग्रीगेट सभी कंडीशंस का, इवेंट्स का और इन्फ्लुएंसेस का जो बिजनेस के चारों तरफ होते हैं और उसको अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। मतलब एक बिजनेस के चारों तरफ जो भी ऐसी चीजें होती हैं जो उसको प्रभावित करती हैं वो उस बिजनेस का एनवायरमेंट कहलाती हैं। विलियम ग्ल्यूक एंड लॉरेंस आर जॉब कहते हैं, एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल एलिमेंट्स या फैक्टर्स ऑफ ए फर्म। एनवायरमेंट में शामिल होते हैं सभी बाहरी एलिमेंट या फैक्टर जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं और रिस्क क्रिएट करते हैं फर्म के लिए। तो इनका कहना है कि एक बिजनेस फर्म के बाहर जितने भी फैक्टर या एलिमेंट जो फर्म को अपॉर्चुनिटी भी दे सकते हैं और फर्म के लिए रिस्क भी पैदा कर सकते हैं, वो सब एनवायरमेंट का हिस्सा है। कुल मिलाकर के बिजनेस एनवायरमेंट को इस तरह परिभाषित किया जाता है कि बिजनेस एनवायरमेंट का मतलब है वो सभी फैक्टर्स जो एक बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। आमतौर पे जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं उनको एनवायरमेंट में शामिल किया जाता है। एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब होता है ऐसी प्रोसेस जिसमें जो बाहरी एनवायरमेंट के जितने भी फैक्टर्स होते हैं जो प्रभावित कर सकते हैं फर्म को, उनको स्टडी करना और उनको एनालाइज करना, उनके बारे में समझना और उनकी जानकारी रखना, ये एनवायरमेंटल स्कैनिंग है। इससे इंफॉर्मेशन मिलती है फैक्टर्स के बारे में जो फर्म को प्रभावित कर सकते हैं फ्यूचर में। इसमें शामिल होते हैं सभी इवेंट्स, ट्रेंड, इश्यूज या एक्सपेक्टेशंस लोगों की। फर्म के ये सब चीजें फर्म को प्रभावित करती हैं। इट्स अप्रोचेज। बिजनेस एनवायरनमेंट की अप्रोच तीन तरह की हो सकती है, सिस्टमैटिक, एडहॉक, प्रोसेस फॉर्म। सिस्टमैटिक वो अप्रोच होती है बिजनेस एनवायरनमेंट में जब हम सिस्टमैटिक तरीके से, रेगुलर तरीके से कलेक्शन करते हैं इंफॉर्मेशन का। एनवायरनमेंट में जो इंफॉर्मेशन होती हैं उनको सिस्टमैटिकली कलेक्ट करते हैं, रेगुलर कलेक्शन करते हैं और उनका उपयोग करते हैं अपने पॉलिसी मेकिंग के लिए। तो ये सिस्टमैटिक अप्रोच हुई बिजनेस एनवायरनमेंट की। एडहॉक अप्रोच होती है स्पेशल सर्वेज और स्टडीज कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन व्हाइल लॉन्चिंग न्यू प्रोजेक्ट और डिवाइजिंग न्यू स्ट्रेटेजी। किसी खास मकसद से जब कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है या कोई नई स्ट्रेटेजी बनानी है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ऐसे समय पे उस मकसद से उस समय पे कोई सर्वे या स्टडी करी जाती है और उसके माध्यम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। तो इसको एडहॉक अप्रोच कहा जाता है। प्रोसेस फॉर्म अप्रोच होती है जब इंटरनल या एक्सटर्नल सोर्सेस से जो डेटा होते हैं हमारे पास उनको कलेक्ट करते हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, यानी कि जो सेकेंडरी डेटा होता है जब उसी को हम यूज करते हैं तो उसको प्रोसेस फॉर्म अप्रोच कहा जाता है। एनवायरमेंटल अप्रेजल। अब एनवायरमेंटल अप्रेजल क्या है इसको समझते हैं। एनवायरमेंटल अप्रेजल का मतलब उस प्रोसेस से है जिसमें एनालाइज करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स का बिजनेस पे प्रभाव। बिजनेस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। एनवायरमेंटल स्कैनिंग हम पढ़ रहे थे, स्कैनिंग का मतलब था कि एक्सटर्नल फैक्टर्स को समझना, उनकी स्टडी करना, उनके बारे में जानकारी लेना जो प्रभावित कर सकते हैं फर्म को। और एनवायरमेंटल अप्रेजल में उससे थोड़ा आगे किया जाता है काम कि जो फैक्टर हमने आइडेंटिफाई कर लिए स्कैनिंग में, जिनके बारे में जानकारी हासिल कर ली कि प्रभावित कर सकते हैं, अप्रेजल के समय हम ये एनालाइज करते हैं कि उनका फर्म पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए ईटॉप नाम से एनवायरमेंट थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल एक टेक्निक दी है जो एनवायरमेंटल अप्रेजल की है। ग्ल्यूक ने दी है ये टेक्निक। ये काफी इफेक्टिव टेक्निक है एनवायरमेंटल अप्रेजल को स्ट्रक्चर करने के लिए, यानी कि एक स्ट्रक्चरल वे में हम एनवायरमेंटल अप्रेजल कर सकते हैं इस टेक्निक के माध्यम से। इसमें शामिल होता है एनवायरमेंट को डिवाइड करना डिफरेंट सेक्टर्स में। अपने एनवायरमेंट को, जो बिजनेस एनवायरमेंट होता है उसको अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं और फिर एनालाइज करते हैं हर एक सेक्टर का, एक सेक्टर का क्या इंपैक्ट पड़ेगा फर्म पे। एनवायरमेंटल एनालिसिस। अब एनवायरमेंटल एनालिसिस क्या है। एनालिसिस वो एनवायरमेंट के आधार पर बांट सकते हैं इंटरनल एनवायरमेंट और एक्सटर्नल एनवायरमेंट। इंटरनल एनवायरमेंट में ऐसे फैक्टर्स आते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं। एक्सटर्नल एनवायरमेंट में वो फैक्टर आते हैं जो फर्म से बाहर होते हैं। आमतौर पे जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है उसी को ज्यादातर थिंकर जो होते हैं वो बिजनेस एनवायरमेंट समझते हैं। एक्सटर्नल एनवायरमेंट भी दो हिस्सों में बट जाता है, माइक्रो एनवायरमेंट और मैक्रो एनवायरमेंट।
मैक्रो में वो फैक्टर आते हैं जो एक फर्म को, एक इंडस्ट्री को जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं उसी को प्रभावित करते हो, जैसे हमारी फर्म के, हमारी कंपनी के कॉम्पिटिटर, हमारे कस्टमर, हमारे सप्लायर, मार्केटिंग इंटरमीडियरी हमारे, और पब्लिक जो हमसे रिलेटेड है। नेक्स्ट है मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट में वो फैक्टर आते हैं जो हमारी इंडस्ट्री को या हमारे ही फर्म को नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी को प्रभावित करती है, सभी टाइप की इंडस्ट्रीज को प्रभावित करती है। इसमें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक पॉलिसीज और इकोनॉमिक सिस्टम। इसके अलावा डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, ये सब मैक्रो एनवायरनमेंट का हिस्सा है। ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल। ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल क्या है? अभी हमने देखा कि एनवायरमेंटल स्कैनिंग जो होती है उसमें जो बाहरी फैक्टर्स होते हैं उन पे फोकस होता है। ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का अप्रेजल होता है, यानी कि वो इंटरनल एनवायरनमेंट का मॉनिटर करना होता है, उसको एनालाइज या अप्रेज करना होता है। इसमें शामिल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सिनर्जेटिक इफेक्ट, कंपिटेंसी, CSF क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर का मतलब होता है ऐसे फैक्टर जो संस्था की सक्सेस के लिए क्रिटिकल है, यानी कि महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है मेथड्स यूज्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल। अब ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल के लिए कौन कौन से मेथड यूज किए जा सकते हैं? इंटरनल एनालिसिस में, यानी कि इंटरनल एनालिसिस करने के लिए वैल्यू चेन एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस यूज हो सकते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए हिस्टोरिकल एनालिसिस, इंडस्ट्री नॉर्म्स, बेंचमार्किंग का यूज हो सकता है। कंप्रीहेंसिव एनालिसिस के लिए बैलेंस, स्कोर कार्ड और की फैक्टर रेटिंग का यूज हो सकता है। अब इनके बारे में शॉर्ट में समझते हैं, सारे मेथड्स क्या होते हैं वन बाय वन। जैसे वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक फर्म आइडेंटिफाई करती है प्राइमरी और सपोर्ट एक्टिविटीज को, यानी कि जो फर्म की अपनी स्वयं की प्राइमरी एक्टिविटीज और सपोर्ट एक्टिविटीज होती हैं जो फाइनल प्रोडक्ट को वैल्यू ऐड करती हैं, यानी कि फर्म के प्रोडक्ट में जो वैल्यू एडिशन करती हैं, जो फर्म के प्रोडक्ट को इस लायक बनाती हैं कि ये प्रोडक्ट अब बिक सकता है, इसमें वैल्यू आ गई है और लोग इसको खरीद सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस वैल्यू चेन एनालिसिस कहलाती है। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम इंक्लूड करते हैं फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल जैसे कि जो फाइनेंशियल डेटा से रिलेटेड होता है, जैसे रेशियो एनालिसिस। नॉन फाइनेंशियल एनालिसिस में वो एनालिसिस होता है जो फाइनेंशियल डेटा से हटके होता है, जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से या नंबर ऑफ एसेट से, नंबर ऑफ इवेंट से, स्ट्राइक कितने बार हो गई। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में, क्वांटिटेटिव में हम डेटा का यूज करते हैं, जबकि क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम एक फर्म की स्ट्रेंथ या जो वीकनेस होती है उसको एनालाइज करना चाहते हैं। स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऐसे पॉइंट्स जिनको हम डेटा में मेजर नहीं कर सकते हैं, उनके लिए क्वालिटेटिव एनालिसिस यूज किया जा सकता है, जिसको हम नंबर में मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, एम्प्लॉय का मोरल एटसेट्रा। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल एनालिसिस। हिस्टोरिकल एनालिसिस होता है कंपेयर करने के लिए फर्म की जो करंट परफॉर्मेंस है उसको प्रीवियस परफॉर्मेंस के साथ, आज की परफॉर्मेंस पिछले साल की, उससे पिछले साल की। तो जब हम एनालिसिस करेंगे तो वो हिस्टोरिकल एनालिसिस कहलाता है। इंडस्ट्री नॉर्म्स। इंडस्ट्री नॉर्म्स का मतलब होता है ऐसे नॉर्म्स जो इंडस्ट्रियल लेवल पे हैं, इस्टेब्लिश्ड हैं, उनसे कंपेयर करना, यानी कि स्ट्रेंथ और वीकनेस जानने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉम्पिटिटर होते हैं सेम इंडस्ट्री में उनके स्ट्रेंथ और वीकनेस से कंपेयर करना, ताकि हमें ये पता चले कि इंडस्ट्री की तुलना में हमारी फर्म कहां बैठती है। नेक्स्ट है बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इंडस्ट्री में जो बेस्ट इस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड होते हैं उनकी तुलना में अपनी फर्म को देखना, इसको बेंचमार्किंग कहते हैं। नेक्स्ट है बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है? यह एक ऐसा स्कोर कार्ड है जिसमें हम एक बैलेंस्ड वे में फर्म को देखते हैं। एक मैट्रिक गिवन की बैलेंस स्कोर कार्ड नाम से जिसको जाना जाता है, रॉबर्ट एस कापलान और डेविड पी नॉर्टन ने इसको यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए और इंप्रूव करने के लिए इंटरनल बिजनेस फंक्शंस को, जो बिजनेस के आंतरिक फंक्शंस हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए और उनको इंप्रूव करने के लिए। देयर रिजल्टिंग एक्सटर्नल आउटकम, ताकि जो एक्सटर्नल आउटकम है
उनसे अच्छे रिजल्ट हमारे पास आए। इट इज बेस्ड ऑन 4 परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, 4 परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है जिन पे ये बेस्ड है। सबसे पहला कस्टमर पर्सपेक्टिव, कस्टमर के पर्सपेक्टिव से हम ये देखते हैं हाउ डू कस्टमर सी अस, कस्टमर हमें कैसे देखता है। इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव, इंटरनल पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं व्हाट मस्ट बी एक्सेल एट, हमको किस चीज पे एक्सेल करना है, बहुत अच्छा करना है। इनोवेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव, इसके पर्सपेक्टिव से हम ये देखते हैं कि कैन वी कंटिन्यू टू इंप्रूव, क्या हम लगातार इंप्रूव कर सकते हैं और वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। वैल्यू क्रिएट करने का मतलब होता है कि हमारा प्रोडक्ट जो होता है वो ग्राहकों के समझ में, ग्राहकों की नजर में ज्यादा मूल्यवान हो, उनको लगे कि इसको अगर वो खरीदेंगे तो उनको जितना पैसा देना पड़ेगा उससे ज्यादा का बेनिफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, अब फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से हाउ डू वी लुक एट शेयर होल्डर्स, हम शेयर होल्डर्स की तरफ कैसे देखते हैं कि शेयर होल्डर्स को क्या मिल सकता है। नेक्स्ट है की फैक्टर रेटिंग, की फैक्टर रेटिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हर एक फंक्शन को क्लोजली एग्जामिन किया जाता है, यह देखने के लिए कि जो की फैक्टर्स है उनकी क्या रेटिंग हो सकती है, किस तरीके से उनको समझा जा सकता है। की फैक्टर का मतलब क्या होता है, की फैक्टर वो महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं जो संस्था की फंक्शनिंग को प्रभावित करते हैं। ऐसे फैक्टर्स की पहचान करना और फिर उनकी रेटिंग करना कि कौन सा कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल, अब ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल को स्ट्रक्चर कैसे किया जा सकता है, मतलब किस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल करने के लिए। इसके बारे में दो महत्वपूर्ण तरीके हैं, एक है एसएपी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज प्रोफाइल, इसको दिया ग्लूक ने, और दूसरा है ओसीपी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी प्रोफाइल। तो सबसे पहले देखते हैं एसएपी क्या है, इसका मकसद क्या है। एसएपी एक समरी स्टेटमेंट है, ये ऐसा समरी स्टेटमेंट है जो प्रोवाइड करता है ओवरव्यू एडवांटेजेस का और डिसएडवांटेजेस का, जो एक फर्म अपने महत्वपूर्ण क्षेत्र में फर्म को प्रभावित कर सकते हैं, फर्म की जो ऑपरेशन है उनको प्रभावित कर सकते हैं। यानी कि एक ऐसा समरी स्टेटमेंट है जो हमें अलग अलग एरियाज के बारे में ये बताता है कि इन पर्टिकुलर एरियाज से फर्म को फ्यूचर में किस तरीके से प्रभावित किया जा सकता है, एडवांटेज मिल सकते हैं या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। यह एक ऐसा टूल है जो फर्म के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिग्निफिकेंट यानी कि महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स को इवेल्युएट करने में मदद करता है। परफॉर्मिंग सिस्टमेटिक एवेल्युएशन, उनका सिस्टमेटिक एवेल्यूशन करने में मदद करता है। नेक्स्ट है ओसीपी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी प्रोफाइल। ओसीपी एक ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी प्रोफाइल है। कैपेबिलिटी प्रोफाइल का मतलब ये डिस्क्राइब करता है स्किल्स को, नॉलेज को और रिसोर्सेज को जो कंपनी को एनेबल करते हैं कि कंपनी क्वालिटी प्रोडक्ट दे सकती है, कस्टमर्स को सर्व कर सकती है। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। अब स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या है, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस दो तरीके से किया जा सकता है, कॉर्पोरेट लेवल पे और बिजनेस लेवल पे। कॉर्पोरेट लेवल पे किस तरीके से किया जाता है, कॉर्पोरेट लेवल पे स्ट्रेटेजिक एनालिसिस किया जा सकता है कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस करके, कॉर्पोरेट पेरेंटिंग एनालिसिस करके या शॉर्ट एनालिसिस करके। सबसे पहले देखते हैं कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि एक फर्म के जितने प्रोडक्ट होते हैं वो फर्म का पोर्टफोलियो कहलाता है, कि फर्म के पोर्टफोलियो में 2 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट, 6 प्रोडक्ट, 2 तरह का बिजनेस, 4 तरह का बिजनेस फर्म कर रही है, तो ये उसका पोर्टफोलियो कहलाता है। कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस यह एक ऐसी टेक्निक होती है जो मदद करती है हमको, एक स्ट्रेटेजिस्ट को, जो स्ट्रेटेजी बनाता है फर्म का, फर्म की टॉप मैनेजमेंट को, कि वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले सकता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या बिजनेस के बारे में कि उसके लिए कैसी स्ट्रेटेजी अपनाया जाए, इस बारे में डिसीजन ले सकता है। दो महत्वपूर्ण टेक्निक है कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस के बारे में, बीसीजी मैट्रिक्स और जीई 9 सेल मैट्रिक्स, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे इसी वीडियो में। नेक्स्ट कॉर्पोरेट पेरेंटिंग एनालिसिस। कॉर्पोरेट पेरेंटिंग एनालिसिस में एनालाइज किया जाता है रिलेशनशिप का हेड ऑफिस और एसबीयू के बीच में। हेड ऑफिस होता है जो पूरे कॉर्पोरेट फर्म का हेड ऑफिस है और एसबीयू होते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। एसपीयू क्या होते हैं कि जैसे एक मान लो कोई इंडस्ट्री है, रिलायंस इंडस्ट्री है, अब रिलायंस 10 तरह की कंपनी चलाती है, रिलायंस 10 तरह की कंपनी चलाती है, कोई टेलीकॉम सेक्टर में काम कर रही है, कोई ऑयल एंड नेचुरल गैस में काम कर रही है, कोई टेलीकम्युनिकेशन में काम कर रही है, कोई फाइनेंस सेक्टर में काम कर रही है, अलग अलग सेक्टर्स में, कोई गारमेंट सेक्टर में काम कर रही है। तो ये सब अपने आप में अलग अलग कंपनी के तरह स्टेब्लिश्ड होती हैं, कॉर्पोरेट फर्म होती हैं वो सब भी। तो हेड ऑफिस तो पूरा हेड हो गया, और जो अलग अलग बिजनेसेस हैं उनको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स, जो अपने आप में इंडिविजुअल होती हैं एक तरह से।
सेपरेट एंटिटीज होती हैं, रजिस्टर्ड एंटिटीज होती हैं, बट हेड ऑफिस के अंडर ही काम कर रही होती हैं। तो कॉर्पोरेट पेरेंटिंग एनालिसिस में जो हेड ऑफिस है रिलायंस का, रिलायंस जो हेड ऑफिस है यानी कि जो कॉर्पोरेट फर्म है रिलायंस, और रिलायंस की जो कंपनीज है अलग, उनका जो अलग अलग सेक्टर में काम करती हैं, उनका आपस में रिलेशन कैसा है, इसको एनालाइज करने में मदद करता है। ये समझने में मदद करता है कि किस तरीके से इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट को वैल्यू ऐड की जा सकती है। यानी कि इसमें यह देखा जा सकता है कि हेड ऑफिस किसी पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट को, किसी एसबीयू को, किसी एक कंपनी को किस तरीके से ज्यादा मदद कर सकता है, वैल्यू एडेड कर सकता है, वहां पे वैल्यू एडिशन कर सकता है, उसके प्रोडक्ट को ज्यादा महत्वपूर्ण बना सकता है। नेक्स्ट है सोर्ट एनालिसिस। सोर्ट एनालिसिस एक फ्रेमवर्क है जिसमें आइडेंटिफाई किया जाता है और एनालाइज किया जाता है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के या कंपनी के स्ट्रेंथ को, वीकनेस को, अपॉर्चुनिटीज को, थ्रेट्स को। नेक्स्ट है बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। तो अभी तक कॉर्पोरेट लेवल एनालिसिस देख रहे थे, अब देख रहे थे बिजनेस लेवल। बिजनेस लेवल मतलब वही एसबीयू जिसके बारे में अभी चर्चा कर रहे थे, अलग बिजनेस लेवल। फॉर एग्जांपल जैसे टाटा एक ग्रुप है, तो जो टाटा पूरा ग्रुप है वो तो कॉर्पोरेट लेवल है, लेकिन टाटा की जो अलग अलग कंपनीज है जैसे टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर एक एसबीयू है। तो अलग अलग स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स जो होते हैं वो एक सेक्टर में काम कर रहा है। ऐसे ही टाटा के होटल्स है, टाटा की दुनिया भर की और कंपनीज है। तो अब हम देखेंगे जो एसबीयूज है उन पे किस तरह की स्ट्रेटेजिक एनालिसिस होते हैं। एक्सपीरियंस कर्व एनालिसिस। एक्सपीरियंस कर्व एनालिसिस एक्सपीरियंस को एनालिसिस करने में मदद करता है। इसमें यह माना जाता है मोटे तौर पे कि एक बिजनेस को जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में, वो उतनी ज्यादा अपनी कॉस्ट को कम कर सकता है, कॉस्ट को उतना कम कर सकता है, उतना एफिशिएंसी से काम कर सकता है। नेक्स्ट लाइफ साइकिल एनालिसिस। लाइफ साइकिल एनालिसिस यह एक मेथोडोलॉजी है जिसमें एसेस करते हैं एनवायरमेंटल का इंपैक्ट जो जुड़ा होता है लाइफ साइकिल से किसी कमर्शियल प्रोडक्ट के। यानी कि एक फर्म के जो कमर्शियल प्रोडक्ट होता है उसकी अपनी लाइफ साइकिल होती है, जब से वो मार्केट में पहुंचना शुरू होता है और उसकी ग्रोथ स्टेज आती है, डिक्लाइन स्टेज आती है, तो पूरी स्टेजेस में किस तरीके से एनवायरमेंटल इंपैक्ट उस पर पड़ा है, इसको एनालाइज किया जाता है। स्ट्रेटेजिक ग्रुप एनालिसिस। स्ट्रेटेजिक ग्रुप एनालिसिस में जो सिमिलर टाइप के स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसी टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके एम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। तो इससे एक से दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हमें बेटर तरीके से पता चलता है। इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री एनालिसिस में शामिल होते हैं तीन मेजर एलिमेंट। फोर्सेज एट वर्क, जो फोर्सेज होती हैं और वो प्रभावित करती हैं। अट्रैक्टिवनेस ऑफ द इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में फर्म काम कर रही है उसका अट्रैक्टिवनेस। और क्रिटिकल फैक्टर्स, महत्वपूर्ण फैक्टर जो डिटरमाइन करते हैं कंपनी का सक्सेस विद इन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर जो कंपनी को सक्सेस को डिटरमाइन करेंगे कि कंपनी कितनी सक्सेस हो सकती है, ऐसे क्रिटिकल फैक्टर्स, इनका एनालिसिस करना। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक चॉइस इन इंप्लीमेंटेशन। अब स्ट्रेटेजिक चॉइस इन इंप्लीमेंटेशन में सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेटेजिक चॉइस क्या है। स्ट्रेटेजिक चॉइस के अंतर्गत ये आइडेंटिफाई करना कि कौन से स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस हमारे लिए बेस्ट हो सकते हैं, उनको चूज करना, उनकी पहचान करना और उनको चूज करना स्ट्रेटेजिक चॉइस कहलाता है। और स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें जो प्लान है जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं उनको एक्शंस में लाया जाए ताकि हमारे जो डिजायर्ड आउटकम है वो हमें प्राप्त हो, यानी कि जो उद्देश्य हम चाह रहे हैं वो हमें प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक चॉइस प्रोसेस। स्ट्रेटेजिक चॉइस की पूरी प्रोसेस क्या है। सबसे पहले फोकसिंग ऑन अल्टरनेटिव, क्या अल्टरनेटिव अवेलेबल है उन पे फोकस करना। अब बहुत सारे अल्टरनेटिव हो सकते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है कि सभी अल्टरनेटिव्स को हम एनालिसिस कर सकें, इसलिए जो कुछ बेटर अल्टरनेटिव हो सकते हैं केवल उन पे फोकस करना, कुछ को फाइंड आउट करके उन पे फोकस करना। कंसीडर करना सिलेक्शन फैक्टर्स। अब हर एक फैक्टर को ये पहचान करने के लिए कि वो अच्छा है कि अच्छा नहीं है, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं। अब उन फैक्टर्स को कंसीडर करना, जो फैक्टर इस बात में हमारी मदद करेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए परफेक्ट हो सकता है। इवैल्यूएट करना स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स को। अब जो स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स इस तरह हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, उनके फैक्टर्स भी हमने कंसीडर कर लिए हैं, तो इसके आधार पे इवैल्यूएशन करना सभी जो हमारे आइडेंटिफाइड, जो हमने फोकस कर लिए थे पहले, कुछ पहचान कर लिए थे कि ये अल्टरनेटिव हम यूज कर सकते हैं, अब इनको इवैल्यूएट करना। इसके बाद मेकिंग स्ट्रेटेजिक चॉइस। अब जो बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव हुआ
उसको चूज करना, चयन करना। नेक्स्ट रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक फर्म इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज करती है और असाइन करती है रिसोर्सेज को किसी कॉर्पोरेट फर्म में, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं उनको प्राप्त किया जा सके। एक फर्म के पास बहुत सारे रिसोर्स हो सकते हैं। अब ये पहचान करना कि कौन से रिसोर्स किस ग्रुप को दिए जाएंगे, किस डिपार्टमेंट को दिए जाएंगे, और उनको असाइन करना पूरी कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज, ये रिसोर्स का एलोकेशन होगा। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस टाइप के हो सकते हैं, तो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण है सिंपल या एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर। सिंपल या एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कोई मल्टीपल लेयर मैनेजमेंट के नहीं होते हैं। खासतौर पे जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, तो जो ओनर होता है, सिंगल ओनर होता है, वही सारे एम्प्लॉइज को काम सौंपता है डायरेक्टली, बीच में कोई लेयर्स नहीं होते हैं। ये छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये एक अच्छा स्ट्रक्चर रहता है। नेक्स्ट फंक्शनल स्ट्रक्चर। जब कुछ फर्म बड़ी होती हैं तो वहां पे फंक्शनल स्ट्रक्चर काम कर सकता है। तो अलग अलग फंक्शंस के हिसाब से डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं, स्ट्रक्चर बना दिया जाता है कि मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, ये परचेज का डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट है डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रोडक्ट या ज्योग्राफिकल एरियाज पे बेस्ड होता है। जैसे एक कंपनी को पहले प्रोडक्ट के आधार पर बांट देना कि ये ए प्रोडक्ट है, ये बी प्रोडक्ट है, सी प्रोडक्ट है, या ज्योग्राफिकल एरियाज के आधार पे कि नॉर्थ इंडिया का है, साउथ इंडिया का है। तो इस तरह डिविजनल स्ट्रक्चर का बंटवारा होना। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एसबीयू स्ट्रक्चर। एसबीयू स्ट्रक्चर होता है जब इंडिपेंडेंट फर्म बना दी जाए। फॉर एग्जांपल कि जैसे कोई बड़ा ग्रुप है, अब वो कार बनाना चाहता है, तो कार के लिए अलग एक कंपनी बना दी कि टाटा मोटर्स है, ये कार ट्रक ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करेगी। इसी तरह से टाटा एयरलाइंस मान लो बना दी जाए कि एयरलाइन सेक्टर में काम करेगी। नेक्स्ट है, तो ये एसबीयू हो गए। अब जो फर्म डाइवर्सिफिकेशन करती है, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनाती है, वो डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस में काम रखती है, कदम रखती है, तो वो एसबीयू स्ट्रक्चर अपनाती है। यहाँ पे ऑटोनोमस बिजनेस बन जाते हैं क्योंकि हर एक कंपनी का अपना अलग रजिस्ट्रेशन होता है। नेक्स्ट है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कॉम्बिनेशन होता है फंक्शनल का और डिविजनल का। खासतौर पे इसमें क्या होता है कि एक तो फंक्शंस के आधार पे क्लासिफिकेशन होता है, जैसे प्लानिंग फंक्शन हो गया, ये मार्केटिंग फंक्शन हो गया, मार्केटिंग फंक्शन हो गया, प्रोडक्शन हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, फाइनेंस हो गया, एचआर हो गया, जो अलग अलग फंक्शंस हो सकते हैं। एचआर हो गया, फाइनेंशियल हो गया, मार्केटिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, ऐसे अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट हो सकते हैं। तो एक तो उन डिपार्टमेंट में एम्प्लॉइज को बांटा जाता है, ये स्ट्रक्चर हो गया। दूसरी तरफ अब ये ए प्रोडक्ट या ए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, बी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो इस तरह अब ये जो फाइनेंस वाले हैं, कुछ फाइनेंस वाले ए में काम करेंगे, कुछ बी में काम करेंगे। तो एक जो प्रोजेक्ट का हेड होगा उसके अंडर भी ये लोग काम कर रहे होंगे उस समय पे, और जो फाइनेंस का हेड है उसके अंडर भी काम कर रहे होंगे। हर एक व्यक्ति ऐसे ही काम करेगा। जैसे प्रोडक्शन वाले ए प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे होंगे और ए प्रोजेक्ट का जो हेड होगा उसके अंडर भी काम कर रहे होंगे। तो यहाँ पे डुअल मैनेजरशिप होती है, ऑफिसरशिप होती है। नेक्स्ट है SWOT या टोज एनालिसिस। अब ये एक ही सिस्टम है वैसे तो दोनों, लेकिन दोनों में थोड़ा सा भेद है। जैसे SWOT एनालिसिस जो होता है उसको इन्वेंट किया गया था 1960 में अल्बर्ट हेम्फ्रे के द्वारा स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में। टोज जो था, टोज नाम से इन्वेंट किया अमेरिकन बिजनेस प्रोफेसर हिंज बेरिस ने 1982 में। इनमें एस का मतलब स्ट्रेंथ, डब्ल्यू वीकनेस, ओ अपॉर्चुनिटी के लिए और टी थ्रेट्स के लिए। यह फोकस करता है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। इसमें SWOT एनालिसिस में, टोज एनालिसिस में जो स्ट्रेंथ और वीकनेस होते हैं ये इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, और जो अपॉर्चुनिटी या थ्रेट्स होते हैं ये एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। एक फर्म को अपॉर्चुनिटी बाहर से मिलती है, थ्रेट्स भी बाहर से मिलते हैं। एक फर्म की अपनी स्ट्रेंथ होती है, अपनी वीकनेस होती है, अपने रिसोर्सेज की वजह से, अपने कल्चर की वजह से, अपने बिहेवियर की वजह से। SWOT मैट्रिक्स जो है ये प्लानिंग का एक टूल है। टोज मैट्रिक्स जो है ये एक्शन का टूल है। SWOT एनालिसिस जो होता है वो आइडेंटिफाई करता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को, इनकी पहचान करता है। टोज मैट्रिक्स जो होता है वो आइडेंटिफाई करता है रिलेशनशिप इन फैक्टर्स के बीच में, और इसके बेस पे वो स्ट्रेटजीज को वो सिलेक्ट करने का काम करता है। BCG बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स। अब डिफरेंट टाइप के कुछ मैट्रिक्स या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जो
मेथड्स अपनाए जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे एक एक करके। बीसीजी मैट्रिक्स, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स, ये मैट्रिक एनालाइज करता है स्ट्रेटेजिक पोजीशन किसी प्रोडक्ट की या बिजनेस की। इससे जो कॉर्पोरेट फर्म होते हैं उनको ये पता चलता है कि किसी एक बिजनेस के लिए या किसी एक प्रोडक्ट के लिए उनको किस तरह की स्ट्रेटेजी बनानी है। इस एनालिसिस में हम बिजनेस के मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ के आधार पर एनालिसिस करते हैं। यह बनाया गया था, क्रिएट किया गया था ब्रूस डी हेंडरसन ने बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के लिए, बीसीजी ग्रुप के लिए। इसमें हम जो प्रोडक्ट होते हैं हमारे, या अलग अलग पोर्टफोलियो हो सकते हैं या अलग अलग बिजनेस होते हैं, उनको 4 तरह के बिजनेस में या पोर्टफोलियो में हम बांट लेते हैं। जैसे कुछ को स्टार कहेंगे, कुछ प्रोडक्ट को या बिजनेस को, कुछ को क्वेश्चन मार्क, कुछ को कैश काउ और कुछ को डॉग, और उसके आधार पर स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। तो मार्केट में हम देखते हैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कि मार्केट ग्रोथ रेट क्या है, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है या जो बिजनेस है जिसके बारे में हम स्ट्रेटेजी जानना चाह रहे हैं, कैसी स्ट्रेटेजी हो, उसका ग्रोथ रेट क्या है, वो किस रेट से ग्रोथ कर रहा है। दूसरा, रिलेटिव मार्केट शेयर, मतलब मार्केट में उसका शेयर क्या है। मार्केट में शेयर का मतलब है कि वो कितना बिकता है, जितना बिकेगा उतना कैश जनरेट करेगा। और मार्केट में ग्रोथ रेट क्या है कि कितना ग्रो कर सकता है ये बिजनेस, उसमें कैश यूसेज, क्योंकि जो बिजनेस ग्रो करता है वहां पे हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो कैश का यूसेज है, यहाँ से कैश का जनरेशन है मार्केट शेयर से, क्योंकि मार्केट में सामान बिकेगा मार्केट शेयर के अकॉर्डिंग, वहां से कैश आएगा। अब देखते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट या कोई पर्टिकुलर बिजनेस, फॉर एग्जांपल टाटा ग्रुप देख रहा है टाटा मोटर्स के बारे में, वो देखता है कि जो टाटा मोटर्स है इसका ग्रोथ रेट भी हाई है, डिफरेंट टाइप की नई टेक्निक आ रही है और टाटा मोटर्स चल रही है, डिफरेंट टाइप की कार्स बना रहे हैं, अन्य उपकरण भी बना रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कि मार्केट शेयर जो है वो भी बढ़ रहा है, मान लो वो भी हाई है मार्केट, तो अच्छा कैश भी जनरेट हो रहा है। तो ऐसे बिजनेस को स्टार बिजनेस कहा जाता है और ऐसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है कैश काउ। कैश काउ ऐसे बिजनेस को या ऐसे प्रोडक्ट को बोला जाता है जिसका मार्केट शेयर अच्छा है, मतलब अच्छा ब्रांड नेम है, खूब बिकता है, सेल होती है, लेकिन उसकी ग्रोथ की संभावना अब कम है, वो बहुत ज्यादा ग्रोथ अब नहीं करने वाला है। तो ऐसे में क्योंकि ज्यादा ग्रोथ करने वाला नहीं है, तो इसका मतलब क्या करेंगे कि यहाँ पे अब ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत करो, जो बिक रहा है उससे कैश प्राप्त करो और उस कैश को दूसरे प्रोडक्ट में लगा दो। तो ये कैश काउ, दूध देने वाली गाय की तरह ये बिजनेस हमारा काम करेगा। इसके बाद है लो। हाँ, बाद में जब ग्रोथ रेट बढ़ेगा तब इसमें फिर से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ये स्ट्रेटेजी उपयुक्त रहेगी। फिर है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कब कहा जाएगा, जब कैश जनरेशन कम है, यानी कि मार्केट में शेयर कम है हमारे प्रोडक्ट का या हमारे बिजनेस का, लेकिन ग्रोथ रेट ज्यादा है, मतलब ग्रोथ का जो रेट है वो ज्यादा है, मार्केट काफी अच्छा ग्रोथ कर रहा है, हो सकता है बिजनेस काफी अच्छा ग्रो कर जाए। तो यहाँ पे अब हमारे सामने क्वेश्चन मार्क है कि कैश आ नहीं रहा है, सामान ज्यादा बिक नहीं रहा है, बट ग्रोथ के रेट अच्छे हैं, तो हम पैसा लगाएं कि नहीं लगाएं, तो ये क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे कोई फर्म ऐसा हो सकता है कि वो या तो तरीका अपनाएगी ये कि यहाँ से हम हट जाते हैं क्योंकि पैसा आ नहीं रहा है, दिक्कत है, इसको छोड़ देते हैं, इन्वेस्टमेंट में दिक्कत आएगी। या अगर हम ग्रोथ की तरफ देखते हैं कि ग्रोथ अच्छा है, तो फ्यूचर के नाम पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसमें दोनों ही चीज है क्वेश्चन मार्क, हम या तो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बेहतर, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ग्रोइंग मार्केट में ताकि कॉम्पिटिटर से विन कर जाए, तो या तो बेहतर इन्वेस्टमेंट करना होगा या मार्केट से हट जाना होगा। दो तरह की स्ट्रेटेजी यहाँ पे अपनाई जा सकती है। नेक्स्ट है डॉग। ये ऐसी सिचुएशन होती है, ये ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसका कैश जनरेशन भी लो होता है, यानी कि बिक भी ज्यादा नहीं रहा है मार्केट में और कोई ग्रोथ की भी बहुत ज्यादा संभावना नहीं है, तो ऐसे बिजनेस को बंद कर देना ही अच्छा है। ऐसे केस में ऐसे प्रोडक्ट को लाइन से हटा दिया जाता है। जब कोई प्रोडक्ट अपनी जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है, पीएलसी जो होती है, उसकी लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है, तब ये डॉग केस कहलाता है और उसमें स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है कि उस प्रोडक्ट को हटाना, उसको बंद करना। नेक्स्ट है इंसॉफ मैट्रिक्स। इसी तरह एक इंसॉफ मैट्रिक्स, ये इंसॉफ ने दी, उनके नाम पे इसको इंसॉफ मैट्रिक्स बोला जाता है। इसमें भी ये देखा जाता है कि किस तरह का स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन हो सकता है, यानी कि ये भी डायरेक्शन देने का काम करता है कि पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को हम चूज करें ना करें, क्या तरह की स्ट्रेटेजी हम अपनाएं। तो इसमें हम देखते हैं कि एक तो देखते हैं कि प्रोडक्ट को, हमारा जो प्रोडक्ट है उसको देखते हैं कि वो प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है या हम किसी नए प्रोडक्ट का प्लान कर रहे हैं। दूसरा है मार्केट, कि मार्केट जो हम देख रहे हैं क्या वो एग्जिस्टिंग है या नया है। एग्जिस्टिंग का मतलब होता है जहां पे हमारा सामान पहले से बिक रहा है, नया का मतलब होता है जहां पे जिन कस्टमर्स को हमारे पहले सामान नहीं पहुंचता था हम उनको भी पहुंचाना चाहते। तो अगर हमारा प्रोडक्ट भी एग्जिस्टिंग है, यानी कि पुराना प्रोडक्ट है और मार्केट भी एग्जिस्टिंग है,
अगर हम इसी पे फोकस कर रहे हैं तो इसका मतलब है मार्केट पेनेट्रेशन। जो मार्केट में हम पहले से काम कर रहे हैं उसी में और पेनेट्रेशन करेंगे, हम और ज्यादा सामान देंगे, तो उसी मार्केट पे फोकस कर रहे हैं। तो दूसरा है, अगर हमारा प्रोडक्ट नया है, हम नए प्रोडक्ट को, लेकिन मार्केट एग्जिस्टिंग है, पुरानी एग्जिस्टिंग मार्केट में जो हमारे पहले से कस्टमर सामान यूज कर रहे थे उन्हीं को हम कोई नया प्रोडक्ट भी बेचना चाह रहे हैं, ऑफर करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब प्रोडक्ट डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं। अगर हमारा प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है लेकिन कुछ मार्केट ऐसे थे, कुछ कस्टमर्स ऐसे थे जहां पे हम अभी तक ऑफर नहीं कर रहे थे, अपना सामान नहीं पहुंचा पा रहे थे, अब हम वहां भी पहुंचाना पा रहे हैं, तो इसका मतलब हम मार्केट पहुंचाना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब हम मार्केट डेवलपमेंट कर रहे हैं, मार्केट डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी हुई है। नेक्स्ट होता है कि अगर हमारा प्रोडक्ट भी नया है और मार्केट भी नया है, प्रोडक्ट भी हम नया लेके आए और मार्केट भी हमारे लिए वो पुराना नहीं है, नए कस्टमर से नया मार्केट है, तो इसका मतलब हम डाइवर्सिफिकेशन अपना रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन दो तरीके का हो सकता है, रिलेटेड हो सकता है, अनरिलेटेड हो सकता है। अगर हम जो प्रोडक्ट ला रहे हैं वो पहले से ही रिलेट करता है तो रिलेटेड हुआ, और अगर हम उससे एकदम नया प्रोडक्ट ला रहे हैं तो वो अनरिलेटेड हुआ। ये चारों स्ट्रेटेजीज को यहाँ पे फिर से शॉर्ट में डिस्कस किया गया है। मार्केट पेनेट्रेशन स्ट्रेटेजी ये कहती है कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना है प्रोडक्ट में या मार्केट, पुराने मार्केट में ही और पुराने प्रोडक्ट में ही इन्वेस्टमेंट करना है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ये कहती है इंक्रीज करना है प्रोडक्ट रेंज को एग्जिस्टिंग मार्केट, मार्केट वही एग्जिस्टिंग है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है। मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ये कहता है फाइंडिंग अनदर ग्रुप ऑफ बायर्स, नए बायर्स ढूंढना, नई मार्केट ढूंढना अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए। और डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी होता है नई इंडस्ट्री में एंटर करना, नया प्रोडक्ट बनाना, जो कि पहले से हमारे कोर, जो हमारा कोर प्रोडक्ट था या ओरिजिनल इंडस्ट्री था उससे अलग डिफरेंट काइंड के प्रोडक्ट्स बनाना। नेक्स्ट है पेस्टल फ्रेमवर्क। पेस्टल फ्रेमवर्क ये एनवायरनमेंट को एनालाइज करने का एक तरीका है, फ्रेमवर्क है एनवायरमेंटल एनालिसिस का ही। जो पेस्टल है यहाँ पे इसका मतलब होता है, पी से पॉलिटिकल है, ई से इकोनॉमिक है, एस से सोशल है, टी से टेक्नोलॉजी है, ई से एनवायरनमेंट है और एल से लीगल फोर्सेस है। इसके अलावा और भी इसको कई तरह से आगे पीछे करके इन टर्म्स को दिखा दिया जाता है। पॉलिटिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर आते हैं? ऐसे फैक्टर जो हमारी फर्म को प्रभावित करते हैं और वो फैक्टर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से जुड़े होते हैं, जैसे पॉलिटिकल पॉलिसीज, अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनकी पॉलिसी, उनकी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, किसी देश का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है। गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी कैसी है, बार बार बदल जाती है या स्टेबल रहती है। टैक्सेशन पॉलिसी क्या है सरकार की, उस पर्टिकुलर सरकार की बात हो रही। फॉरेन ट्रेड रेगुलेशन, फॉरेन ट्रेड रेगुलेशन में उस सरकार का क्या थिंकिंग है। सोशल वेलफेयर पॉलिसी, उस सरकार के द्वारा चलाई गई किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल सरकार के द्वारा। पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है, आइडियोलॉजिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल पार्टीज, सेंटर्स ऑफ पावर। नेक्स्ट इकोनॉमिक फैक्टर्स, यहाँ पे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में बात होती है। इकोनॉमिक क्लाइमेट, बिजनेस साइकिल, जीडीपी, इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्पोजेबल इनकम। सोशल, सोशो कल्चरल फैक्टर्स, सोसाइटल वैल्यूज, एटीट्यूड, कल्चरल फैक्टर्स, पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, सोशल मोबिलिटी, लाइफस्टाइल चेंजेस, एटीट्यूड टू वर्क एंड लीजर, कंज्यूमरिज्म, लेवल्स ऑफ एजुकेशन। इसके बाद है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, जो टेक्नोलॉजी से जुड़े, न्यू डिस्कवरीज, इनोवेशंस, इन्वेंशंस, पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज, टेक्निकल डेवलपमेंट एटसेट्रा। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज, वेस्ट डिस्पोजल, एनर्जी कंजम्पशन, वेदर, क्लाइमेट चेंज, वाटर शॉर्टेज। नेक्स्ट लीगल, लीगल में आते हैं लेजिस्लेशन, कानून, एम्प्लॉयमेंट लॉ, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ, प्रोडक्ट सेफ्टी लॉ, कंज्यूमर लॉज, एंटी ट्रस्ट लॉज एटसेट्रा। नेक्स्ट है मैकिन्सी 7S फ्रेमवर्क। अब मैकिन्सी 7S फ्रेमवर्क ये एक फ्रेमवर्क या मॉडल है जो एनालाइज करता है एक फर्म के ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन को, जिसमें ये देखता है 7 की इंटरनल एलिमेंट्स। ये 7 महत्वपूर्ण इंटरनल एलिमेंट होते हैं एक फर्म के लिए, क्योंकि फर्म को कोई एक चीज नहीं बल्कि बहुत सारे एलिमेंट जो होता है वो मिलकर के फर्म को चलाते हैं, मिलकर के प्रभावित करते हैं। अगर हम किसी फर्म को समझना चाहते हैं तो उन सारे फैक्टर्स को, इंटरनल एलिमेंट्स को समझना होगा, और वो सारे इंटरनल एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अलाइंड होते हैं। कोई ऐसा नहीं होता है कि ये पहला है या ये बाद का है, ये दूसरा है।
सब इक्वली अटैच्ड होते हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें 7 जो इंटरनल एलिमेंट्स आइडेंटिफाई किए वो हैं स्ट्रेटेजी फर्म की, फर्म का सिस्टम, काम करने का स्टाइल, स्टाफ वहां का, स्किल स्टाफ की, स्ट्रक्चर फर्म का और शेयर्ड वैल्यूज। नेक्स्ट है माइकल पोर्टर्स वैल्यू चेन। अब माइकल पोर्टर वैल्यू चेन के बारे में अभी हमने पढ़ा था प्रीवियसली, तो इसको अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि माइकल पोर्टर ने एक्सप्लेन किया वैल्यू चेन एनालिसिस अपनी बुक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में 1985 में। वैल्यू चेन क्या है? वैल्यू चेन कलेक्शन है उन सभी एक्टिविटीज का जो किसी फर्म के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने से लेकर और उस प्रोडक्ट को वैल्यू प्रोवाइड करने से तक, ताकि जो ग्राहक है उसके लिए वो प्रोडक्ट जो है वो वैल्यू प्रोवाइड कराने वाला बन जाए। इस पूरी प्रोसेस को वैल्यू चेन बोलते हैं। इस पूरी चेन में वैल्यू ऐड होती रहती है। हमने रॉ मटेरियल लिया, कोई वैल्यू ऐड की प्रोसेस किया, फिर हमने उसकी पैकिंग की वैल्यू ऐड की, फिर हमने उसके साथ कोई ऑफर दिया, वैल्यू ऐड की, हमने उसको कस्टमर तक पहुंचाया, वैल्यू ऐड की। जो भी हमने किया उसमें हम वैल्यू एडिशन करते हैं। इसी चेन को वैल्यू चेन बोलते हैं। एक्टिविटीज आर ग्रुप इनटू 2 पार्ट्स। जो सारी एक्टिविटीज है वो 2 पार्ट में बट जाती हैं। प्राइमरी होती हैं कुछ, सेकेंडरी एक्टिविटी होती हैं। जो प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं उनका मकसद होता है वैल्यू क्रिएट करना, जो कॉस्ट से ज्यादा वैल्यू बना दे, एक्सीड द कॉस्ट, यानी कि इतनी वैल्यू देना कि कॉस्ट से ज्यादा उसकी वैल्यू हो जाए कि अगर हम 50 रुपए का सामान बेच रहे हैं तो ग्राहक को उसको 50 रुपए से ज्यादा का फायदा मिल जाए, दस जनरेटिंग ए हायर प्रॉफिट, जिससे हायर प्रॉफिट भी होगा हमें। सेकेंडरी एक्टिविटीज इंप्रूव द प्राइमरी एक्टिविटीज। जो सेकेंडरी एक्टिविटीज हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज की हेल्प के लिए, उनको इंप्रूव करने के लिए होती है। तो इसको हम यहाँ पे देखेंगे। जो पोर्टर का जेनरिक वैल्यू चेन है उसमें प्राइमरी एक्टिविटीज और जो सेकेंडरी एक्टिविटीज है। प्राइमरी एक्टिविटीज है जैसे इनबाउंड लॉजिस्टिक, इसमें वेयर हाउसिंग, मटेरियल हैंडलिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, शेड्यूलिंग, ऑपरेशंस भी प्राइमरी एक्टिविटी है। आउटबाउंड लॉजिस्टिक प्राइमरी, मार्केटिंग, सेल्स, सर्विसेज, इसमें ये सब शामिल होती हैं। ऑपरेशंस में मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, असेंबली, मेंटेनेंस। आउटबाउंड लॉजिस्टिक में वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ऑर्डर प्रोसेसिंग, शेड्यूलिंग। मार्केटिंग और सेल्स में प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल मैनेजमेंट, प्रमोशन। सर्विसेज में आफ्टर सेल सर्विस या ट्रेनिंग। इसके बाद है सपोर्टेड बाय। जो सपोर्ट एक्टिविटीज हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज हैं, जो प्राइमरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करती हैं। इसमें प्रोक्योरमेंट में परचेजिंग फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट, रिवार्डिंग, डेवलपिंग, रिट्रेंचमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इक्विपिंग, एसिमुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, स्टाफ फंक्शन। नेक्स्ट है पोर्टर्स 5 फोर्सेज एनालिसिस। अब पोर्टर का एक एनालिसिस है इसी तरह का, ये भी एक महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क है जो एनालाइज करने में मदद करता है कंपनी के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को। कंपनीज यूज करती हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए उन फोर्सेज को जो कंपनी के एक इंडस्ट्री में कंपटीशन को शेप करते हैं, प्रभावित करते हैं। पोर्टर्स 5 फोर्सेज मॉडल। पोर्टर का 5 फोर्सेज मॉडल जो कहता है वो कहता है कि जो कंपनी या जो संस्था होती है, एक फर्म होती है, उसको प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट्स। जो नए एंट्रेंट्स हैं, जो नए फर्म हैं, वो प्रभावित कर सकती हैं। थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट्स, इसका मतलब है कि ये थ्रेट बना रहता है मार्केट में कि नए एंट्रेंट आ सकते हैं, हमारे नए कॉम्पिटिटर आ सकते हैं, उनसे खतरा होता है फर्म को, उनको समझना होता है, तब एनवायरनमेंट की समझ आती है, उनके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना होता है, स्ट्रेटेजी बनानी होती है। नेक्स्ट अगला फैक्टर होता है, अगली फोर्स जो होती है वो होती है राइवलरी अमंग कॉम्पिटिटर्स। जो कॉम्पिटिटर ऑलरेडी हैं उनके आपस में राइवलरी, एक दूसरे के खिलाफ जो उनके स्ट्रेटेजीज बनती रहती हैं। उसके बाद है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। जो बायर होता है वो भी एक फोर्स होता है, उसकी बार्गेनिंग पावर, अगर बायर मजबूत है तो वो ज्यादा बार्गेनिंग कर सकता है और हमें कम पैसे में सामान बेचना पड़ सकता है। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर, वो कितना बार्गेनिंग कर सकते हैं सप्लायर। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। अब सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का थ्रेट, ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। तो नए प्रोडक्ट जब ऐसे आने लगते हैं जो हमारे प्रोडक्ट को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो उनसे भी थ्रेट रहता है। तो ये 5 फोर्सेज मॉडल में 5 तरह की फोर्सेज हैं जिनको समझना होता है एक फर्म को अपनी बेहतर स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। नेक्स्ट है GE 9 सेल मैट्रिक्स। GE 9 सेल मैट्रिक्स डेवलप करी अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने 1970 में। इसको डेवलप किया गया था जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के लिए
जनरल इलेक्ट्रिक जी कंपनी के लिए डेवलप किया गया था मैकिन्सी एंड कंपनी के द्वारा, जो कि एक कंसल्टेंसी ग्रुप था। ये मॉडल एम करता है एवेल्युएट करने के लिए एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियोज के, यानी कि जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो हैं, जो किसी कंपनी में ऑलरेडी जो प्रोडक्ट हैं, कंपनी के जो ऑलरेडी बिजनेस हैं, वो उसके पोर्टफोलियो का हिस्सा कहलाते हैं। तो उन एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को एवेल्युएट करने के लिए, ताकि डेवलप की जा सके स्ट्रेटेजी ग्रोथ अचीव करने के लिए। इसके अलावा नए प्रोडक्ट या बिजनेसेस के लिए भी यूज किया जा सकता है, एग्जिस्टिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है। इसके अलावा ये एनालाइज करता है कि विच बिजनेस यूनिट्स टू इन्वेस्ट इन विच वन टू सेल, कौन सी बिजनेस यूनिट, कौन सा प्रोडक्ट को बेच दिया जाए और कौन से में और इन्वेस्ट किया जाए। जी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट किया गया है 3x3 ग्रिड के आधार पे, जहां पे मार्केट अट्रैक्टिवनेस प्लॉट है वाई एक्सिस पे और बिजनेस स्ट्रेंथ एक्स एक्सिस पे। बोथ आर मेजर्ड ऑन ए हाई मीडियम और लो स्कोर, दोनों को ही हाई मीडियम और लो स्कोर पे मेजर किया गया है। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ हुआ और ये इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस हुआ, इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस या मार्केट अट्रैक्टिवनेस, यानी कि मार्केट में कितना अट्रैक्टिवनेस है और बिजनेस की अपनी स्ट्रेंथ कितनी है। इसके आधार पे जीई 9 सेल मैट्रिक्स काम करता है और इस आधार पे जो पॉलिसीज हैं वो सोची जा सकती हैं, स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बिजनेस का अपना स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है और इंडस्ट्री में जो अट्रैक्टिवनेस है उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए वो भी हाई है, तो इंडस्ट्री भी अट्रैक्टिवनेस है और बिजनेस का यूनिट भी स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए फर्म को, ऐसे बिजनेस में, ऐसे प्रोडक्ट में पैसा लगाना चाहिए। इसके बाद अगर बिजनेस यूनिट जो है, बिजनेस की यूनिट की, यानी कि जो हमारा बिजनेस है, हमारी कंपनी है, उसकी स्ट्रेंथ एवरेज है लेकिन इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस हाई है, तो ऐसे केस में भी इन्वेस्ट करना चाहिए और एक्सपेंड करना चाहिए। इसके अलावा अगर हमारे बिजनेस यूनिट की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है और इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस मीडियम है, ऐसे केस में भी हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, फर्म को एक्सपेंड करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा अगर ये 3 सेल इस तरीके से, 3 सेल इस तरीके से, इसीलिए इसको जीई 9 सेल मैट्रिक्स बोला जाता है। ये टोटल 9 सेल है, 3x3 का ग्रेड है पूरा। इसके बाद ऐसे ही देखेंगे कि अगर हमारे बिजनेस यूनिट की जो स्ट्रेंथ है वो एवरेज है और जो इंडस्ट्री का अट्रैक्टिवनेस है वो भी मीडियम है, यानी कि दोनों ही मीडियम है, तो ऐसे केस में सेलेक्ट करना चाहिए, अर्न करना चाहिए, मतलब इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, वहां से अर्न करते रहना चाहिए। ऐसे ही अगर बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है लेकिन इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस लो है, तो ऐसे केस में भी अर्न करना चाहिए सिलेक्ट करके। नेक्स्ट है वीक, अगर है, कमजोर है हमारा बिजनेस यूनिट का स्ट्रेंथ और जो इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस है वो हाई है, तो सिलेक्ट और अर्न करना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ अगर एवरेज है और इंडस्ट्री का अट्रैक्टिवनेस लो है, तो ऐसे केस में हार्वेस्ट डाइवेस्ट करना चाहिए, यानी कि वहां से पैसा निकाल लेना चाहिए, डिसकंटिन्यू करना चाहिए। इसी तरह अगर हमारे बिजनेस स्ट्रेंथ वीक है और इंडस्ट्री का जो अट्रैक्टिवनेस है वो भी लो है, तब भी हमको वहां से निकल जाना चाहिए, पैसा निकाल लेना चाहिए। इसी तरीके से अगर हमारा बिजनेस यूनिट का स्ट्रेंथ वीक है और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस मीडियम है, तब भी वहां से हमें पैसा निकाल लेना चाहिए। तो 3 तरह की स्ट्रेटेजी हमें बताती है कहां पे पैसा हमें लगाना है, कहां पे पैसा हमें निकाल लेना है। तो इस तरह इसमें पूरे इन लेक्चर्स के माध्यम से हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को कंप्लीट कर दिया है। हालांकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स बनाए जा सकते हैं, बट हमने इतना इसको बना दिया है कि इसमें से पीजीटी लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें से मिल जाएंगे अगर इस सब्जेक्ट से वो रिलेट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।